कहीं डर वर नहीं लगता? कैसे लगता है? जिसको उड़ाना उड़ा भी देता था। मध्य प्रदेश में तो धड़ों की सियासत चलती है, आप तो किसी धड़े से भी नहीं आते हैं, फिर राहुल गांधी की पसंद कैसे करते हैं? हिंदुस्तान का पहला टूर था राहुल गांधी जी का, ट्रैवल टूर उड़ीसा, वो सब मैंने ऑर्गेनाइज किया था उस समय। शायद इसी कारण राहुल जी ने समय समय मौका देते रहे। आपके पास भी उसमें ऑफर तो होंगी, आप क्यों नहीं गए? वरना मेरा कभी इंटरेस्ट रहा राजनीति में। ठीक है, अब वो लोगों की मदद करना एक मुझे भावना रहती थी। लाइफ में इंसान को कमिटेड रहना चाहिए। हमारे कुछ साथी रहते, वो मिल लेते भारतीय जनता पार्टी से, उसके कारण भी पार्टी को नुकसान हुआ। तो वो नहीं चाहते क्या कि किस्सा था? जब बताइए, आपकी अंतरात्मा कुछ बताना चाह रही है। नहीं ठीक है, अब बात गई, अब ठीक है। बुआ जी और दिग्विजय सिंह जी की उस समय नहीं पड़ती थी, तो उतर गाड़ी से कैसे बैठिए अंदर, जाओ पिछली गाड़ी में बैठो। विधायक बन गया 2008, फिर भी गाड़ी में नहीं बैठा। आपका आदिवासी एरिया भील प्रदेश के दायरे में भी आता है, जो भील प्रदेश की मांग चल रही है। आप भील प्रदेश का समर्थन करते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ, भील प्रदेश के जो आदिवासी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, कल हो जाएगा भील प्रदेश। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आपस में लड़ते रहे आदिवासी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। ओके, आपके हिसाब से ये जो भारत आदिवासी पार्टी और ये सब बीजेपी पोषित है, ये कई भारतीय जनता पार्टी इनको पीछे से फाइनेंस करता है। कुंभ चल रहा है, प्रयागराज चल रहा है, कुंभ में स्नान कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार का कुंभ मध्य प्रदेश में चल रहा है। भ्रष्टाचार के कुंभ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सब डुबकियां लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ओबीसी या एसटी एससी में से किसी को सर संचालक बनाया। सबसे पहले आरएसएस के सर संचालक को बनाए, किसी शूद्र को, किसी आदिवासी को। किसानों के डबल नहीं। मोदी जी मन की बात करना चाहते थे, किसानों की बात तो सुनो। मैंने विश्वास सारंग को चैलेंज किया, चलो मेरे साथ। यहाँ बयानबाजी करने से क्या होता है? नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान में किनको ठीक मानते हैं कि इन दोनों में कम से कम ये ठीक है? क्या आप आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, तो आप नरसिंह घोटाले को उठा रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी तमाम तरह के घोटालों का जिक्र कर रहे हैं। कहीं डर वर नहीं लगता है? कैसे लगता है? किसी जगह किसी वजह से विवाद होता है और आप बीजेपी नेता को थप्पड़ मार देते हैं। मैं तो हमेशा घर से निकलता हूँ तो कफन बांध के निकलता हूँ, कफन लेके चलता हूँ, जिसको उड़ाना उड़ा भी देता हूँ। मध्य प्रदेश की सियासत में आजादी के बाद सत्ता की कुर्सी पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो द्वारका प्रसाद मिश्र से लेकर श्यामचरण शुक्ल और बाद में अर्जन सिंह हो, मोतीलाल वोरा हो या फिर दिग्विजय सिंह तक, सत्ता की कुर्सी हमेशा से सवर्ण शासित रही। लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, उसके बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात थोड़े बदले। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद में बीजेपी की पॉलिटिक्स कहे या फिर मध्य प्रदेश की सियासत मोटे तौर पर ओबीसी केंद्रित होती रही। पिछले 70 सालों में भले ही सूबे की सियासत ओबीसी और जनरल पर केंद्रित रही, लेकिन इसी सूबे के अंदर विधानसभा की 100 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में एससी और एसटी रहती हैं। पिछले लंबे समय से कांग्रेस का अगर राष्ट्रीय लेवल पर राहुल गांधी का नैरेटिव अगर अपन देखते हैं तो वो अब फिर से आदिवासी और एससी एसटी पर केंद्रित होने लगा है। और इसकी एक झलक देखने को मिली मध्य प्रदेश में, जब 2023 में हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही सत्ता से बाहर रही, लेकिन वहां पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी इसी आदिवासी और पिछड़े तबके से आने वाले उमंग सिंघार को। आज हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जिम्मेदारी और ये जो शिफ्टिंग में 3 फेज में बता रहा हूं, क्या ये मध्य प्रदेश की सियासत में अब आदिवासी और एससी एसटी पर फोकस्ड होती हुई जा रही? लेकिन इस तौर से एक हर वक्त होता अलग अलग राजनीतिक दौर का, और जिस प्रकार से कुछ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सोशल इंजीनियरिंग करती है, तो निश्चित तौर से जब आज़ादी के समय आंदोलन था तो कई प्रभुत्व वाले लोग थे, सबसे आज भी है। अब कई मंडल कमीशन, राजनीतिक जातिगत हुए, जाति से भी उपजातियों में आ गई है। तो निश्चित तौर से हर पार्टी को अपनी रणनीतियाँ बदलना पड़ती है। तो स्वाभाविक है कि आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही। उसी तारतम्य में मुझे लगता है कि जो जवाबदारी दी है उसको मैं निभा रहा हूँ।
मध्य प्रदेश में तो धड़ों की सियासत चलती है, आप तो किसी धड़े से भी नहीं आते हैं, फिर राहुल गांधी की पसंद कैसे बन गए? देखिए, मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल रहा हूँ और मैं कभी ग्रुपबाजी में नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं सबके सम्मान करता हूँ, चाहे दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ जी थे, हमारे कई लोगों का, लेकिन मैंने हमेशा ग्रुप से ऊपर कांग्रेस पार्टी को रखा, वो कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल्टी रखी। शायद इसी कारण राहुल जी ने समय समय मौका देते रहे। पिछले 2 दशक से मोटे तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ही सत्ता में है। आदिवासी सियासत और आदिवासियों की स्थिति कहाँ खड़ी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों को वोट तो चाहती, सरकार बनाना चाहती। आपने जैसा कहा है कि 100 सीटें ऐसी है जहाँ पर ST SC निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो RSS की विचारधारा है, आप इनके सर संचालक देखो, RSS के जितने भी, सब एक वर्ग से रहे। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी OBC या ST SC में से किसी को सर संचालक बनाया आज तक। अब आदिवासियों को बात करती है हिंदू बनाने की भारतीय जनता पार्टी। भाई, आदिवासी ऐसी प्राकृतिक पूजा, सूर्य की पूजा करते, फसल की पूजा करते, गाय बैल की पूजा करते, तो प्रकृति पूजा है, जंगल के रहने वाले हैं। तो उन आदिवासियों को क्या पहचान क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास से आदिवासियों को ख़त्म करना चाहती है, इतिहास के पन्नों से। तो ये एक बड़ा दुख की बात है। ये आपने बड़ा मुद्दा छेड़ा है शुरुआत के अंदर ही, जो ज्वलंत रहा है पिछले कुछ समय से कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है। आपका इसको लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एक आदिवासी जंगल में जो आदिकाल से वास कर रहा है वो आदिवासी है, ये पूरा सभी जानते, परिभाषित है। तो जंगल में रहने वाला निश्चित तौर से सूर्य की पूजा भी करता था, एक पेड़ की पूजा भी करता, और हमारी संस्कृति में सामाजिक रूप से सब चीज़ें हैं। तो हमको अलग से हिंदू के तमगे की जरूरत क्यों? भाई, आप भी सूर्य की पूजा करते हैं, हम भी सूर्य की पूजा करते हैं, आप आपके आस्था, लेकिन हमें किसी उसमें आप क्यों बांटना चाहते हो? वर्ग में क्यों बांटना चाहते हो? क्या हम आदिवासी अगर हम कहते हैं तो आदिवासी बोलने से क्या भारतीय जनता पार्टी को क्यों बुरा लगता? क्यों हमको? भाई, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हर गांव में हनुमान जी है। हमें मालूम है कि शबरी का राम का क्या रिश्ता था। वही एक आदिवासी थी जिन्होंने शबरी ने पैर खिलाया। उस समय आप आदिवासी वो शबरी को भूल जाते हो, उसको आप हिंदू नहीं बोलते हो। फिर तो हम उसके वंशज हैं। तो आज अगर हम हमारी पहचान के लिए है तो इसमें क्या आपत्ति? हर समाज अपनी पहचान की बात करता, हर समाज के मंदिर है, हर समाज की अपनी अपनी आस्था है, हम सभी समाज की आस्था रखते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में आदिवासियों के पीछे क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी? 12.5% के करीब पूरे हिंदुस्तान में है आदिवासी, इनके पीछे क्यों पड़ी? क्या इनको इनका वोट कम होता दिखता है? ये एक बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की संस्कृति हो, चाहे उनके रिचुअल्स हो, उनको सब खत्म करना चाहती है, इतिहास खत्म करना चाहती है। 2010 में जब मध्य प्रदेश जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े आए थे उसमें मध्य प्रदेश दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर था। आज 12-13 साल 15 साल बाद भी स्थितियां जस की तस है। 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें भी 2022 में अनुसूचित जातियों में जो मामले दर्ज हुए उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, और अनुसूचित जनजाति में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां पर 30% जो पूरे देश में अनुसूचित जनजाति पर जो मामले आपराधिक मामले दर्ज हुए उसमें अकेले मध्य प्रदेश में। तो पिछले 20 से 25 सालों में हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात तो करते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर आदिवासी, दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न तो लगातार बरकरार ही है। देखिए, आप समझते हैं कि मनुवाद किस प्रकार से चला आ रहा है, और मनुस्मृति में क्या लिखा है श्लोक में आप सब जानते हैं पूरा। आप किसी को आप वर्ग में आपने बांट दिया, कामों से बांट दिया, लेकिन क्या किसी छोटे वर्ग में शूद्र के अंदर क्या वो योग्यता नहीं है? जो दूसरे वर्ग में पुरानी व्यवस्था के साथ वर्ण व्यवस्था में बांटा था,
तो आज अगर उसमें क्षमता तो उस क्षमता को आगे क्यों नहीं आने देते? नहीं, पहले एक समय था कई हजार सालों से पहले कि शूद्र जाता था तो दूर हटो पानी छिड़कता हो जाता था। आज ये है कि उसको आप ठीक है बिठाते हो, लेकिन उसके लिए पानी अलग रखते हो, उसको वही स्थिति वही है। तो मेरा कहना है कि जहाँ लोकतंत्र हो गया, समानता की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो समानता क्यों नहीं लाती? सबसे पहले आरएसएस के सर संचालक को बनाए, किसी शूद्र को, किसी आदिवासी को क्यों नहीं बनाया आरएसएस ने अभी तक? मैं पूछना चाहता हूँ नागपुर से, बताए क्यों नहीं किसी दलित को बनाया? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हो, अन्य जगह राज्य में वोट तो लेना चाहती है, लेकिन आदिवासी हो चाहे दलित हो, उन लोगों की सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है। लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष है और बतौर नेता प्रतिपक्ष आप भले विपक्ष में है, लेकिन कैबिनेट रैंक का आपको मंत्री पद का दर्जा हासिल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपको एक कवर भी मिलता है। ऐसे में जब मध्य प्रदेश के हम सीधी पेशाब कांड की बात करते हैं, पिछले साल की अगर बात करें तो 26 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी के इंद्रगढ़ गांव के अंदर एक दलित युवक को पानी के मसले पर, जिस बोरवेल का सार्वजनिक इस्तेमाल होता था, उस पानी के मसले पर कथित रूप से पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। सीहोर के इछवार की एक मार्च 2024 में रिपोर्ट छपती है, जहां पर दलितों का ये कहना है कि उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, जो वहां पर उपासना पूजा पाठ करना चाहते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता है। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अभी आपके पास में एक बड़ी पार्टी के तौर पर भी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के साथ साथ आपके पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी मिला हुआ है। तो आप इन दलितों और आदिवासियों के उत्थान को लेकर के अगले 2, 4, 5 सालों में क्या कुछ सोच रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं कम लेकिन राज जी, मेरा ही कहना है कि ठीक है, आप दलित आदिवासी सभी की वर्ग की बात करें, कोई भी समाज का वर्ग शोषित हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को रखना चाहती है कि खत्म करना चाहती है? आज कोई भी एक दलित है, गरीब है, किसान है, युवा आवेदन दे रहा है, उस आवेदन का क्या हो रहा? उसको न्याय मिल रहा? नहीं मिल रहा। लोकतंत्र के लिए कहने के लिए आपके लोकतंत्र इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आप विधानसभा चलती नहीं, विधानसभा में जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनना चाहती, तो ये कहाँ डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन? तो मैं ये समझना। लेकिन आपकी बातों से मेरा एक और सवाल है कि आप आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, आप मनुस्मृति के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष रहते हुए पिछले कुछ समय में आपके बयानों को सुने तो आप नरसिंह घोटाले को उठा रहे हैं, गोविंद राजपूत जैसे कद्दावर नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं, सौरभ शर्मा के खिलाफ बोल रहे हैं, विश्वास सारंग जैसे बाहुबली नेता के लगातार खिलाफ बोल रहे हैं, और विधानसभा के अंदर भी तमाम तरह के घोटालों का जिक्र कर रहे हैं। ये इतनी अचानक से बगावती तेवर अपना लेना विपक्ष के तौर पर कहीं डर वर नहीं लगता है? देखिए, ऐसा है कि मैं जो मेरी परवरिश हुई है, या मैं जिस परिवार से हूँ, जमुना देवी जी थी, मेरे पिताजी जज थे, सब लोग घर से सक्षम रहा, लेकिन इस क्षेत्र में आया हूँ तो लोग सेवा करने। अगर मैं किसी गरीब की या जिसके साथ अन्याय और उसकी आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो फिर मैं अपनी कुर्सी के लायक नहीं। तो मैं तो हमेशा घर से निकलता हूँ तो कफन बांध के निकलता हूँ, और कफन लेके चलता हूँ, जिसको उड़ाना उड़ा भी देता हूँ कफन। आपका एक वीडियो देख रहा था 6 साल पुराना, किसी जगह किसी वजह से विवाद होता है और आप बीजेपी नेता को थप्पड़ मार देते हैं। नहीं, वो क्या किस्सा था वो? देखिए, यही बात आती है कि जब आप सामाजिक जीवन में हो तो उसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। मेरी एक सोच है कि विकास हो, विकास में कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर कांग्रेस ने कहीं किसी गांव में पानी की लाइन डाली है तो बीजेपी वाले भी पिएंगे, बीजेपी वालों ने सड़क बनाई है तो कांग्रेसी भी चलेंगे। तो विकास के नाम पर पार्टी पॉलिटिक्स क्यों? तो वो घटना ये घटी थी, तो शिवराज जी की यात्रा थी, यात्रा से वो निकल गए और सरकार उसको 4,000 रुपये उसके परिवार को दे के जा रही, बिजली विभाग वाले। करंट लग गया, बच्ची मर गई 6 साल की। तो कोई मानवता ही नहीं, इंसानियत नहीं। मैंने दूसरे दिन गया, मुझे ये घटना पता चली, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अभी यात्रा निकल रही है, देखते शिवराज जी जाते कि नहीं जाते, क्या करते। चक्का जाम हुआ, फलाना हुआ, गांव वालों ने किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं।
जब जाके मुझे इंटरफेयर करना पड़ा। तो मैं कभी राजनीति गरीबों के इस पर नहीं करता हूँ, लेकिन उनको न्याय दिलाने की बात करता हूँ। चेक है, मैंने सीएम से बात करी, उस समय शिवराज जी थे, फलाना सब लोग। कलेक्टर ने बात करी, कलेक्टर ने बोला ठीक है हम चेक भिजवा रहे 4 लाख का। अब वहाँ आए तो मैंने बोला गांव के सरपंच इन आदिवासियों से चेक दिलवा दो, वीडियो में आप चाहें देख सकते। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आ गई, सांसद महोदय आ गई, उनके साथ आ गए लोग, नहीं हम देंगे। अरे किसी परिवार में गमी हो गई, छोटी बच्ची करंट में, आप उसके आंसू पोंछ नहीं रहे, उसके परिवार के आंसू नहीं पोंछ रहे, और उस पर 4 लाख की राजनीति कर रहे हो आप देने की चेक की। मैंने कहा कि उन आदिवासी दिलवाओ, उन गांव के आदिवासी दिलवाओ। इसमें क्या गलत है उमंग सिंह? उसको गलत प्रचारित करे आप भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय। ये इस प्रकार से झूठे प्रचार करती है। और फिर आपने तैश में आकर, खैर आपका पॉलिटिक्स में एंट्री बचपन कैसा रहा? क्योंकि आप एक तरह से देखा जाए तो अपनी बुआ की विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं। तो अगर मतलब मैं मोटे तौर पर अगर पारिवारिक स्थितियों को देखूं तो बहुत लंबे चौड़े परिवार में एक किसी की विरासत का किसी एक व्यक्ति को ट्रांसफ़र होना, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन उस ट्रांसफ़र से पहले ही इस्टेब्लिश हो जाता है। या तो बुआ वो काबिलियत देखती है कि भाई नहीं इसी के अंदर वो काबिलियत है जो उसको आगे ले जा सकता है, या फिर पूरे परिवार के अंदर वो जो थप्पड़ कांड को अगर देख लिया जाए तो उस तरह का दबंग व्यक्ति एक ही था कि इस पॉलिटिक्स को तो यही आगे ले जा सकता है। नहीं देखिए, अब रही बात बुआ जी की, तो हमारे परिवार में, खानदान में सब IAS IPS अधिकारी रहे, सिर्फ बुआ जी राजनीति में थी क्या, अंकल भी DIG रहे, सब लोग रहे, और ना मेरा कभी इंटरेस्ट रहा राजनीति में। ठीक है, अब वो लोगों की मदद करना एक मुझे भावना रहती थी, तो धीरे धीरे मैं इस राजनीतिक जीवन में आ गया, सामाजिक जीवन में। तो मैं समझता हूँ कि एक आपको एक दिन किस्सा सुनाऊँ कि जब हमारी बुआ जी डिप्टी CM थी तो बड़वानी जा रहे थे, तो धार कलेक्ट्रेट पे गाड़ी में, उनकी लाल बत्ती गाड़ी में दूसरी तरफ से बैठ गया। कलेक्टर SP खड़े हुए थे, तो उनको सी ऑफ किया। जैसे ही मेरे को देखा उन्होंने, उतर गाड़ी से, कैसे बैठ गया अंदर, जाओ पीछे वाली गाड़ी में बैठो। ठीक है, मैं कॉलेज का था, उसमें पढ़ता था, ये वो राजनीति में नहीं था। मुझे बड़ा बुरा लगा। रात को बड़वानी पहुँचे, बड़वानी में स्टाफ आया कि मैडम याद कर रही। मैं गुस्से में, मैंने कहा नहीं जाऊँगा, मैं अकेले नहीं, खाने का वेट कर रही। सामान्यतः हम दोनों खाना साथ में खाते थे, बुआ भतीजा। हाँ। फिर सबने बोला, स्टाफ ने, PA वगैरह बोले भैया अच्छा नहीं लगता, जाओ। फिर मैं गया, मुंह फुला के गया। क्या हो गया, गुस्सा है? हंसने लगी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने आपको डांटना था, अकेले में डांट देती मेरे को क्या, मेरी इंसल्ट हो गई, ये हो गई। हंसते उन्होंने बोला, बोले बेटा देख ऐसा है कि जीवन में कई पल आएंगे, तेरे के पास भी लाल बत्ती रहेगी, पावर रहेगा, सब चीज़ रहेगा, लेकिन उस पावर में तू चला जाएगा तो आम व्यक्ति का दर्द का जो है, संघर्ष है, कठिन कठिनाइयाँ हैं, वो भूल जाएगा। तेरे को पता है किसी गरीब की झोपड़ी के अंदर शाम की अगर रोटी बनना है तो कैसे दिन भर मजदूरी करता है, जब जाके उसकी यहाँ रोटी बनती है। बोले उनका दर्द होना चाहिए। ठीक है, तू अच्छे घर से अलग बात है, लेकिन जब तक तेरे को उस कुर्सी पे जाना है, तो जब तक उनका दर्द का एहसास नहीं होगा तो उस कुर्सी पे जाके तू उनकी कभी मदद नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ें, कई साल बीत गए, विधायक बन गया 2008 में, फिर भी मैं गाड़ी में नहीं बैठा। 5 7 8 साल ज़्यादा ही समय हो गया। फिर जब विधायक बना, जब उन्होंने बोला है कि अरे विधायक बन गया, अब तो बैठ मेरे साथ गाड़ी में, तो मैंने चीज़ों को आत्मसात किया, गरीबों को समझा, उनकी कठिनाइयों को समझा। इस पे से मैं आपको ये एक और मेरे जीवन में घटना घटी थी। मैं एक मछली पालन का, एक डैम का, एक कोऑपरेटिव हमारी सोसाइटी में काम करते थे, तो उसमें एक सेक्रेटरी था कालू करके। तो वो बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश, तो मैंने 3 दिन हो गए, मैंने आया नहीं, क्या हो गया? तो मैंने अपने साथ वालों को बोला चलो, मैंने इसको देख के, और हम पैदल पैदल कीचड़ में नदी क्रॉस करके
वेस्ट फेयर क्रॉस करके उसके घर पहुँचे। घनघोर रात 12-1 बजे की बात है। हमने टॉर्च मारी, लेकिन एक कमरा था आगे, एक किचन था छोटा था। झोपड़ी में देखा पानी पूरा, वो उसके 3 बच्चे छोटे छोटे थे, 1 साल, कोई 2 साल, एक 3 साल से, एक खाट पे कोने पे थे। उस कालू के तन पे कपड़े नहीं थे। पूरी झोपड़ी के अंदर बारिश हो रही थी। तो वो आज भी दिखता है कि कैसे संघर्ष करता है एक गरीब, कोई आदिवासी है, दलित है, या किसी भी समाज का। तो वो अधिकार उसको है। अगर राजनीति में हम लोग है, राजनीति में मानता हूँ कि 5 साल में सिर्फ 15 दिन होती है जब चुनाव होता है या कुर्सी की लड़ाई। लेकिन आप 5 साल 15 दिन हटा दो तो आप तालाब ला रहे हो, सड़क ला रहे हो, अस्पताल ला रहे हो, बिजली ला रहे हो, स्कूल ला रहे हो, तो समाज सेवा है। तो हर चीज़ को राजनीति से जोड़ा जाता है। तो थोड़ा इस सोच में मेरा फ़र्क है। यही कारण है कि ये बेबाकी है मेरी कि लोगों की मदद करता हूँ, दिल से करता हूँ। कभी मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूँ कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है। किसी भी गांव के मंदिर में जाता हूँ, सामान्यतः सब ले जाते हैं कि मंदिर में हार चढ़ाओ, पूजा करो। तो ईश्वर से ही बोलता हूँ, इतनी ताकत देना इस गांव का भला कर दो। तो ये जो चीज़ अंदर है वो बाहर है, इसलिए जिंदा हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि अगर आपके पर कोई मजदूर नहीं आए और आप देखने जाएं और उसके घर का ये नज़ारा सामने आए तो एक व्यक्ति के भावनात्मक क्या असर होता होगा। जब आपने 1-2 कॉलेज लाइफ के किस्से सुनाए हैं, आपका कॉलेज लाइफ कैसा था? क्योंकि जब आपकी बुआ पॉलिटिक्स में हो, पावर हो, तो कई बार, और आपका जो दबंग और थोड़ा सा वैसा वाला नेचर भी है, तो कई बार सपोर्ट के लिए भी लोग आते ही होंगे कि उमंग जी चलो आज हमारे वहाँ पंगा हो गया है। वैसे नहीं, वैसे आपको बताऊं कि बुआ जी से मैं जब कॉलेज ख़त्म हुआ उस समय के आसपास मतलब जुड़ा, मतलब लास्ट फाइनल ईयर वगैरह उस समय। उसके पहले बुआ जी से कोई संपर्क नहीं था मेरा कभी। मतलब फादर के साथ जाता था दिवाली दशहरा वगैरह मिलना जुलना, तो कभी ऐसी सोच भी नहीं थी मेरी। तो मैं तो पीएससी की तैयारी कर रहा था, क्या यहाँ आ गए। आपका पहले से पॉलिटिक्स में आने का मन था? नहीं। क्या बनने का मन था? ऑफ कोर्स एक मदर फादर चाहते थे कि तुम पायलट बनो। अच्छा। तो एक इच्छा थी कि हाँ इंजीनियरिंग लाइन में आपकी जानकारी के लिए काफ़ी टेक्नो सेवी हूँ मैं। अच्छा। और हमेशा कुछ नई इनोवेटिव्स जो भी टेक्नोलॉजीज आती है उसको समझता हूँ। रात को 3-3 बजे तक पढ़ता हूँ और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल फोरम पे क्या डिस्कस चल रहा है, इंटरनेशनल जो अफेयर्स है, पॉलिटिकल अफेयर्स, उस बारे में समझता हूँ। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट है और ये सोचता हूँ कि हमेशा कुछ नया सीखूँ रोज़, ये दिमाग में रखता हूँ। इसलिए सोच उधर जाती है कि कुछ क्या चल रहा है दुनिया में, देश में, नई चीज़ क्या है। क्योंकि किसी ने कहा है कि ओशो ने कहा है कि दुनिया एक भेड़ चाल है। अगर इस दुनिया रूपी भीड़ के अंदर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको बकरी बनना पड़ेगा। भेड़ हमेशा एक के पीछे एक चलती है, बकरी नहीं चलती। तो इसलिए मेरी ये सोच है कि कुछ अच्छा करो और दे के जाओ। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ साथियों से कि समय उम्र कभी रुक नहीं सकती, ना रोक सकते हो आप उसको, लेकिन ज़िंदगी को जीना चाहिए जिंदा दिली से। और आप अगर सक्षम हैं तो आपको दूसरों को आगे बढ़ाना, उनकी मदद करना, उनको आगे लाना, ये आपकी सोच होना चाहिए। नहीं तो हर आदमी अपने घर के लिए करना चाहिए, लेकिन सब कुछ है उसके बावजूद भी अगर आप दूसरों के लिए नहीं सोच रहे हो तो फिर क्या मतलब। ठीक है। फिर आप कॉलेज के बाद में बुआ से जुड़े, पॉलिटिक्स में आने लगे और धीरे धीरे 1990 में कांग्रेस में एक्टिव हो गए थे। हाँ। उसके बाद में शुरुआती संगठन का कामकाज चला लंबा। मैं आदिवासी विकास परिषद का उस समय यूथ विंग का अध्यक्ष बना था। बुआ जी ने बोले धीरे धीरे फिर यूथ कांग्रेस में आया। फिर 1994 में युवा कांग्रेस के धारक जिलाध्यक्ष बने। तो राहुल गांधी जी के साथ फिर 2007 में ऑल इंडिया का ट्रैवल टूर का कोऑर्डिनेटर रहा, यूथ कांग्रेस से जिलाध्यक्ष रहा।
फिर उनका हिंदुस्तान का पहला टूर था राहुल गांधी जी का, ट्रैवल टूर उड़ीसा, वो सब मैंने ऑर्गेनाइज किया था उस समय, कोऑर्डिनेटर था। फिर धीरे धीरे सिस्टम में आते रहे, जब करते रहे। 1998 वाला चुनाव आप जीते नहीं थे, फिर 2003 में आपने टिकट मांगा नहीं था या पार्टी ने दिया नहीं था? 2003 के टिकट का क्या? 2003 में टिकट दिया नहीं था, ओके। मांगा था। सब विवाद थे पार्टी के नेताओं के, तो वो नहीं चाहते क्या थे किस्सा कि था जब बताइए, आपकी अंतरात्मा कुछ बताना चाह रही है। नहीं नहीं, ठीक है, वो बात गई, अब ठीक है। बुआ जी और दिग्विजय सिंह जी की उस समय नहीं पड़ती थी, तो माननीय नहीं चाहते थे। ठीक है, रणदीप सुरजेवाला जी थे उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया जी, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, सब चाहते थे अंबिका सोनी जी। ये क्यों नहीं पड़ती है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए, दावत की गहराई मतलब बहुत ज्यादा दिखती है। आप जब मंत्री थे अब तब आपने बड़े आरोप लगाए थे, माफिया और ब्लैकमेलर कह दिया था। देखिए, मेरा सोचना है कि कोई भी हो जिससे अगर मेरी नहीं पड़ती, लेकिन मैं उनके पीठ के पीछे कहता हूँ आपके कैमरे से कि मैं किसी के प्रति दुर्भावना व्यक्तिगत नहीं रखता हूँ, लेकिन पार्टी का मामला हो, संगठन का मामला हो, अगर उसमें कोई चीज़ गलत होती है तो फिर उमंग सिंगार बोलेगा। सरकार को अस्थिर करने के भी आरोप लगाए थे उसमें, जब कमलनाथ जी नहीं, मुख्यमंत्री। कोई ठीक है, फिर आप 2004 का लोकसभा का चुनाव लड़े, हाँ वहां भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली आपको। मोटे तौर पर पहली कामयाबी 2008 में मिली। जी। फिर पहला इलेक्शन ही मेरा 2004 का था, उसके बाद ही शुरुआत हुई। ये तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर थे, रोकते रहते थे। ठीक है, और उसके बाद में आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष भी काफी प्रतिस्पर्धियों के बीच से निकल करके आप बने हैं। अब बतौर नेता प्रतिपक्ष आप क्या चैलेंज देखते हैं अपने लिए? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का इतने सालों से राज, 20 साल से ज़्यादा हो गए, और जैसा कुंभ चल रहा है, प्रयागराज चल रहा है, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचार का कुंभ मध्य प्रदेश में चल रहा है। उस भ्रष्टाचार के कुंभ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सब डुबकियां लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये चैलेंज है कि मध्य प्रदेश का जनता का गाड़ी कमाई, जिस प्रकार से आप देख रहे हो खेते में सोने निकल रहा है, ईंटें निकल रही, तो आप समझ सकते हो कि प्रदेश के अंदर ऐसे कई घोटाले हैं। मैंने नरसिंह घोटाला उठाया, मैंने अभी हाल फिलहाल में परिवहन घोटाला गोविंद राजपूत जी का ये उठाया, जल जीवन मिशन पानी को लेकर हजारों करोड़ का शिवराज सिंह के समय का घोटाला, आज भी घर के अंदर पानी नहीं पहुंच पाया। उस पर सरकार बोलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। 40% कमीशन किसने खाया, उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। तो सरकार करप्शन को बढ़ा रही है। सरकार प्रदेश पटल पर कोई भी विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहती करप्शन को लेकर। कई ऐसे प्रतिवेदन रिपोर्ट्स पड़ी है जिस पर सरकार विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहती। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार ही नहीं चाहती। लोकायुक्त के प्रतिवेदन नहीं है, आज नहीं आया, 2011-12 से सदन के पटल पे, तो क्यों नहीं आया? कि सरकार बताना नहीं चाहती कि आपके जनता के पैसे की क्या गड़बड़ी है और प्रदेश की जनता को। लेकिन नैरेटिव के मामले में कांग्रेस भी कहीं पिछड़ नहीं रही है, क्योंकि व्यापम घोटाले से मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचार की कहानी की शुरुआत होती है। और व्यापम घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिसे सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के बाकी हिंदी बेल्ट के राज्यों में बहुत आम अखबार को फॉलो करने वाले लोगों ने भी समझा कि व्यापम नाम से कोई बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन उस नैरेटिव को इस लेवल तक कांग्रेस क्यों नहीं ले जा पा रही कि उसे पब्लिक में वोट में कन्वर्ट किया जा सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ पार्टी की भी हमारे कुछ साथी रहते, वो मिल लेते भारतीय जनता पार्टी से, उसके कारण भी पार्टी को नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने इन सब चीज़ों को समझा है, नया नेतृत्व परिवर्तन किया है, और अब हमारी जवाबदारी है कि कांग्रेस को मजबूत करना। तो उसी राह में भी हम लोग प्रदेश के दौरे भी कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, पीएससी का हमने उठाया, हमने नरसिंह के घोटाले उठाया, परिवहन का उठाया, हमने किसान का खाद का उठाया,
तो यूरिया ऐसे- के मसले पर शायद शीतकालीन सत्र में विधानसभा ठप भी की थी। नहीं, यही हम जब सत्र में उठाते, सरकार कहती है कि हम सबको खाद मिल रही, अच्छा, इनके मंत्री विश्वास सारंग कह रहे सबको खाद मिल रही। मैंने विश्वास सारंग को चैलेंज किया, चलो मेरे साथ गांव के अंदर, किस किसान को खाद मिल रही बताओ, किसी जिले में चलो। चलने को तैयार नहीं। यहाँ बयानबाजी करने से क्या होता, विधानसभा में चले सामना करे किसानों का। किसान लाठी खा रहा, किसान जेल जा रहा, प्रदेश का जब नहीं। इनका किसान संघ आरएसएस का भी कुछ दिनों पहले धरना किया, इन्हीं की सरकार के खिलाफ धरना कर रहे हैं। पक्ष भी वो विपक्ष भी बनना चाहते हैं, हम किसानों के हितैषी है। तो वो किसान संघ गया कहाँ कि जब उनके किसान को खाद नहीं मिल रही तो किसान संघ कहाँ था। इस किसान संघ ने चुनाव में पर्चे बांटे कि हम 3100 रुपये धान के दिलवाएंगे, हम 2700 रुपये गेहूँ के दिलवाएंगे। क्यों नहीं एक साल से दिलवाया? किसान को सम्मान कहाँ है? किसान को सिर्फ वोट लेना चाहते हो प्रदेश की जनता से, लेकिन उसकी बात, उसके हक के अधिकार की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। आप मध्य प्रदेश में किसानों की शिकायतें कर रहे हैं, फिर राजस्थान वाले क्या शिकायत करेंगे या दूसरे राज्य वाले क्या करेंगे? क्योंकि पिछले कार्यकाल में नरेंद्र सिंह तोमर आपके मध्य प्रदेश से केंद्रीय कृषि मंत्री थे, इस बार शिवराज सिंह चौहान आपके मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। तो मोदी जी के ने कहा था 2014 में, मेरे को जहाँ तक ऐसी है कि हम किसानों की आय डबल कर देंगे। किसानों की आय डबल नहीं हुई। मोदी जी मन की बात करना चाहते, लेकिन किसानों की बात तो सुनो। आपने आपकी बात कह दी, लेकिन किसान की आय डबल हुई कि नहीं बताएं। अब चाहे आपने शिवराज जी की बात करी, नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करी, क्यों भारतीय जनता पार्टी एमएसपी को लेकर देश के अंदर पॉलिसी नहीं बनाती? क्या है, क्यों नहीं बनाना चाहती? आप किसान की बात करना चाहती है देश के अंदर, लेकिन किसानों के हित में आप पॉलिसी नहीं बनाना चाहते। नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान में किन को ठीक मानते हैं कि इन दोनों में कम से कम ये ठीक है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी जो कुर्सी पे रहे, अगर जनहित में और एक लोक व्यवहार के तहत अगर काम करता तो अच्छा है। ठीक है। 2018 में आपके पास में सत्ता आई थी, लेकिन 2020 में चली गई। आपके ही कई साथी छोड़ करके गए, बीजेपी की सरकार बनवाई। आपके पास भी उसमें ऑफर तो होंगे, आप क्यों नहीं गए? ऑफर तो आते जाते, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लाइफ में इंसान को कमिटेड रहना चाहिए, और इसी कारण पार्टी ने मुझे आज नेता प्रतिपक्ष बनाया कि एक वफादारी रखी, मैंने लॉयल्टी रखी, तो ईमानदारी से काम करता रहा। इसलिए तो अब ठीक है, अब जो पैसे का लोभी है उसको अब पैसा चाहिए, फिर राजनीति में क्यों धंधा करना था। किसने संपर्क किया था? कुछ किस्सा बताई दीजिए ताकि दर्शकों को पता तो चले कि इतने बड़े संपर्कों के बावजूद उमंग सिंगार जी हमारे कांग्रेस पार्टी के भीतर बने रहे। अब संपर्क सभी करते हैं क्या, चाहे सिंधिया जी ने संपर्क किया था, सिंधिया जी ने संपर्क किया, चाहे क्या कहा था, कई हमारे मित्र साथी थे उन लोगों ने संपर्क किया, कई लोगों ने संपर्क किया। तो खैर अब पुरानी बात है, उसको क्या करना। हाँ, ओके, मतलब आप कैमरा पर अभी भी उन कहानियों को लाना नहीं चाहते हैं। नहीं, सीधे पैसे देना चाहते थे, हमको लेना ही नहीं, बात करना हमको हमारी पार्टी के साथ। आपने ज्यादा कम्युनिकेशन रखा ही नहीं, सीधी बात खत्म। ठीक है। 2023 के जब चुनाव आए तो बीजेपी ने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को टारगेट करके चुनाव हराया, चाहे वो उसमें जीतू पटवारी हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह हो, या फिर दूसरे तमाम दिग्गज नेता। बावजूद इसके आप ये 22,000 की लीड से कैसे चुनाव निकाल लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बात अच्छी आपने कही दान जी, कि लोग कहते हैं विकास से चुनाव जीते जाते हैं। निश्चित तौर से विकास होना चाहिए, हर जनता सोचती है कि हमारा विधायक, हमारा जनप्रतिनिधि हमारा काम करे, लेकिन 2 करोड़ रुपये उस विधायक को मिलते हैं। अब आप 300 पोलिंग बूथ है, और अगर आप गांव मजरे टोले ले लो, 1000-1500 होते हैं। अगर आप एक रोड बनाने जाओगे 5 लाख का रोड बनेगा, तो 25-50 फलियों में बना पाओगे, तो संभव नहीं कि आप विकास करा सकते हैं। या तो सरकार उस विधायक को अधिकार दे, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी पक्ष का, सत्ता पक्ष का, लेकिन है कहाँ? जो विधायक हारते 60% 70% विधायक, किसी भी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश के किसी भी इसमें आप देख लो, तो क्यों आज 50 से 60% हार जाते हैं? क्योंकि उनके हाथ में अधिकार ही नहीं, पॉलिसी बनाने।
अब मैं विधानसभा में अगर मैं बजट पे पॉलिसी बना रहा हूँ या इनकम टैक्स पे पॉलिसी पे चर्चा कर रहा हूँ, टैक्स की पॉलिसी पे चर्चा कर रहा हूँ, अगर मैं ये जाके वोट मांगूँ, मुझे एक वोट नहीं मिले। उनको चाहिए तालाब, उनको चाहिए सड़क चाहिए, उनको चाहिए डीपी चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको सीमेंट कंक्रीट रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, उसके लिए पैसा ही नहीं। तो ये बड़ा दुविधा लगती है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को पूरी माला पहना दी जाती है, लेकिन जब वो मंदिर के पास घंटी बजाने जाता है कि हाँ इस मंदिर लोकतंत्र के मंदिर में आऊँ, तो सिर्फ घंटी बजाता है, उसको प्रसाद ही नहीं मिलता। तो विकास के कार्यों में मेरा सोचना जनप्रतिनिधियों को भूमिका होना चाहिए। इसी कारण भ्रष्टाचार है। अब आप बोलते कि नेता करप्शन कर रहे हैं। अब अगर एक डिपार्टमेंट के बाद 300 करोड़ है, एक विधायक के बाद 2 करोड़ है, तो करप्शन किस में ज़्यादा होगा बताओ? ये सिस्टम चला आ रहा। तो ये बड़ी अजीब गरीब व्यवस्था है, और मेरे को लगता है कि इसी कारण जनप्रतिनिधि चुनाव हार जाते, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती कि इनने काम नहीं कराया। अब एक मुट्ठी अनाज हो तो वो 2 को खिला पाएगा, 1 को खिला पाएगा। अब उससे आप 100 की कैसे उम्मीद करोगे? मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो सिस्टम ही आदिवासी और दलित वोट बैंक के साथ साथ बीजेपी का जो मूल आधार है ओबीसी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से है, दूसरे भी सेकंड लाइन आपके अलावा नेता ओबीसी नेताओं को राहुल गांधी प्रमोट कर रहे हैं। आप ओबीसी आरक्षण का मसला भी उठा रहे हैं कि जो 27% आरक्षण का मसला कोर्ट में अटका हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के लिए, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार मांग उठा रही है। लेकिन निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ, ओबीसी हो कोई भी, मैं तो कहता हूँ कोई भी समाज हो, जिसको वास्तव में गरीब है, जिसको आवश्यकता हो, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? अगर राहुल गांधी अगर जनगणना जी की बात करते हैं राहुल जी, तो जो वर्गों को अधिकार नहीं मिल पाए इतने सालों के अंदर, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, उस वर्ग की, उस परिवार की बात कर रहे हैं जो आज एक गरीब है, संघर्ष कर रहा है। तो इसमें गलत क्या है? व्यवस्थाएं बदल रही है, तो जब बीजेपी अगर सोशल इंजीनियरिंग कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी सोशल इंजीनियरिंग क्यों नहीं करे? ठीक है। अब आखिर के 2 सवाल। हमारे राजस्थान से ही नेता है हरीश चौधरी जी, मध्य प्रदेश के नए प्रभारी बने हैं। अब आपकी और जीतू पटवारी जी की जोड़ी को प्रभारी जी के साथ मिलकर काम करना, हरीश चौधरी को लेकर आपकी क्या राय है पहले के प्रभारियों की तुलना में? लेकिन निश्चित तौर से जो फीडबैक है, और मैं समझता हूँ, उनको जानता हूँ, एक डेडिकेटेड ऑनेस्ट है और पार्टी संगठन को ज़्यादा समय देते हैं वो। तो निश्चित तौर से ये मध्य प्रदेश में आवश्यकता थी कि संगठन को मजबूत करने की। तो मैं समझता हूँ हरीश चौधरी जी इस बारे को गंभीरता को समझते हैं, उनका नेचर भी है, निश्चित तौर से कांग्रेस को फायदा होगा। हरीश चौधरी के नेचर की बात की, मैं एक किस्सा हरीश चौधरी का बताऊं। मैं अक्सर कहता हूं कि हरीश चौधरी कांग्रेस के राजस्थान को लेकर मैंने ऑब्जर्व किया है, अब मध्य प्रदेश की सियासत में देख लेंगे, बहुत मजे हुए और नैरेटिव बेस्ड ग्राउंड लेवल से आंदोलन खड़ा करने में माहिर नेता है। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा आपको। हरीश चौधरी 2020 के आसपास, राजस्थान कांग्रेस सरकार भले ही थी लेकिन थोड़े से पॉलिटिक्स में हाशिए पर चले गए थे। उसके बाद उन्होंने एक ओबीसी आरक्षण का मसला उठाया था जी। और शुरुआती टाइम में जब वो उसकी तैयारियां किया करते थे तो मुझे तस्वीरें सामने आती थी कि आज ओबीसी आरक्षण के मसले पर बैठक की, तब वो अपने बाड़मेर से शुरुआत की। बाड़मेर में अपनी कोर टीम के 8-10 लोगों के सामने एक टीचर जैसे बोर्ड पर कुछ लिख करके समझाता है, उस तरीके से वो खुद को टीचर के रूप में मार्कर लेकर के बोर्ड पर बता करके अपनी कोर टीम को वो डेटा वाइज चीजें समझा रहे थे। इसी फॉर्मूले को उन्होंने, वो जो आरक्षण प्रभावित ज्यादातर जिले थे वहां, और तब मैं सोचता था कि ये क्या कर रहे हैं हरीश चौधरी। मतलब जाहिर सी बात है, आप पॉलिटिक्स तो हर बार सोचते, कई बार आदमी थोड़ा हटकर करता है तो आप कहते हैं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अगले 1 से 2 महीने में वो ओबीसी आरक्षण का मसला पूरे प्रदेश स्तर पर बहुत ज्यादा बढ़ गया और आखिरकार सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और हरीश चौधरी ने उसी मुद्दे के बल पर कमबैक कर लिया पूरी तरीके से। तो जो छोटे स्तर से किसी एक छोटे से इश्यू को आंदोलन का रूप कैसे दिया जाता है, इस मामले में हरीश चौधरी माहिर है। अब इसका ये कौशल मध्य प्रदेश में कितना काम आता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं आखिर में आपके जो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके हैं उसको लेकर एक बेसिक सवाल करूंगा कि जो भी ये रतलाम, धार, मंदसौर, ये जिले हैं, राजस्थान से भी सटे हुए हैं,
यहां पर आपको नेता प्रतिपक्ष तो बना दिया, लेकिन कांग्रेस के पास आदिवासी और दलित वोट बैंक को अपने साथ रखने के कई चैलेंजेस है, क्योंकि इसी वोट बैंक में विभाजन करने वाली कई पार्टियां हैं। बसपा और जीजेपी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, वो यहाँ गठबंधन करके पिछला चुनाव लड़े थे और आने वाले समय में भी बड़ा चैलेंज, क्योंकि 3.5-4% के आसपास बसपा ने वोट हासिल किया था। राजस्थान में इसी आदिवासी, जिस थॉट प्रोसेस की बात अपन कर रहे थे अभी कि आदिवासी हिंदू नहीं है या संघ की आइडियोलॉजी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी जो अब मध्य प्रदेश में भी पांव पसार रही, कई सीटों पर चुनाव भी लड़ा था और एक सीट उन्होंने जीती भी थी रतलाम की। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास में ये जो वोट बैंक में विभाजन करने वाले दूसरे प्लेयर आ रहे हैं, इसको कैसे रोकते हुए आदिवासी वोट बैंक को आप कांग्रेस के साथ देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात को गंभीरता से समझती है। निश्चित तौर से अगर मुझे सीएलपी बनाया तो उसके पीछे भी यही रणनीति है कि आदिवासी वोट साधने। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो आदिवासी वर्ग है, निश्चित तौर से कांग्रेस का परंपरागत रहा वो, लेकिन मैं मानता हूँ कि उस वर्ग को जो सम्मान मिलना चाहिए आने वाली स्थितियों में, हम चाहेंगे कि पार्टी से जुड़े उनको उतना सम्मान मिले, वो पार्टी की मुख्य धारा में उनकी पहचान बने। उसी कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। आपका आदिवासी एरिया भील प्रदेश के दायरे में भी आता है, जो भील प्रदेश की मांग चल रही है, आप भील प्रदेश का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन भी करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस भील प्रदेश को नारा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस से राजस्थान में भील, गुजरात में भील, महाराष्ट्र में भील, मध्य प्रदेश में भील, ये चारों स्टेटों के अंदर है। इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि यहाँ पर सीटें ट्रेंगुलर फाइट में हम कैसे जीते, ये रणनीति है। ओके, आपके हिसाब से ये तो जो भारत आदिवासी पार्टी और ये सब बीजेपी पोषित है, तो ये कई भारतीय जनता पार्टी इनको पीछे से फाइनेंस कर रही है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, आपके राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, तो आप विधानसभा पारित करो, आपका राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री है, कल हो जाएगा भील प्रदेश। क्यों नहीं बनाना चाहते? क्यों संघर्ष करवा रहे हो आदिवासियों में आपस में? झूठी बात करते। मैं तो कहना चाहता हूँ, भील प्रदेश के जो आदिवासी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बोलो कि प्रस्ताव इनसे पास करवाओ। क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आपस में लड़ते रहे आदिवासी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता रहे। चलिए, आपने काफ़ी समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। धन्यवाद दान जी। उमंग सिंगार जी, इतिहास को, या फिर मैंने थप्पड़ कांड का जिक्र किया या पहले वो गाड़ी से उतारने वाला किस्सा बता रहे थे, वैसे व्यक्तित्व के तौर पर काफ़ी दबंग व्यक्तित्व रखते, लेकिन हमारी चर्चा में उन बेहद सौम्यता के साथ में सारे सवालों का जवाब भी दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल पंचायत पर फिर किसी और राजनीतिक शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।